अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैसे तो जातियों का बड़ा बोलबाला रहा है, लेकिन इन दिनों खास तौर पर पिछले 6 महीनों में जातियों की राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच की सारी तकरार जातियों पर सिमट आई है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, डिस्कोर्स है, उसमें आजकल जाति की चर्चा बड़ी तेजी से है। अपोजिशन हमले पर हमले कर रहा है सत्ता पक्ष पर। वो इस बात को लेकर लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में, और खास तौर पर अखिलेश यादव, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जातिवाद चल रहा है, एक जाति का वर्चस्व है और पिछड़े दलितों को सम्मानजनक ओहदे या सम्मानजनक तैनातियां या सम्मानजनक हक और हुकूक नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा जब वो कहते हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा जब जवाब सरकार को देना चाहिए तो वो अधिकारियों को आगे कर दिया जाता है। अभी तो मैंने 2 या 3 जिलों का ही डेटा बताया है, अभी मैं और भी बता सकता हूं। दरअसल अखिलेश यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा इस बात का है कि चाहे थानेदारों की तैनाती हो या प्रशासनिक तैनाती हो, पिछड़े और दलितों को तवज्जो नहीं मिल रही है। लेकिन जो सूची आती है आई पिछली बार के IAS अधिकारियों की, और इस बार थोड़ा तवज्जो मिली है खास तौर पर पिछड़े समाज के अधिकारियों को और कुछ एक दलितों को भी। लेकिन विपक्ष सरकार पर ये दबाव बना रहा है और ये नैरेटिव बना रहा है कि पिछड़े और दलितों की प्रशासनिक और पुलिस भागीदारी में उपेक्षा हो रही है। और जब ये बार बार कहते हैं तो दरअसल वो एक जाति को टारगेट करके कहा जाता है कि दरअसल राजपूतों को तैनाती बड़ी अच्छी मिल रही है, जबकि दूसरी कम्युनिटीज हाशिए पर हैं, उन्हें कम महत्वपूर्ण तैनातियां या फिर वो साइड लाइन। क्या अखिलेश यादव और विपक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों की या पुलिस वालों की लड़ाई लड़ रहा है, या उनकी उपेक्षा के चलते इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या सरकार ऐसे मौके दे रही है कि इस तरह के हमले उसके ऊपर हों? और क्या सरकार में कोई ऐसी व्यवस्था लागू है जहां जाति चिन्हित करके पोस्टिंग की जा रही हो? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 20-25 सालों की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो जो भी सत्तारूढ़ दल रहा है या जो सत्ता पक्ष पे बैठा हुआ राजा रहा है, उसने हमेशा अपनी जाति को तवज्जो दी है, और वो कोई भी रहा हो, कोई खुलकर, कोई थोड़ा ढक छिप कर, कोई मध्य मार्गी होकर, लेकिन अपनी कम्युनिटी से, अपनी जाति से मोहब्बत सबने दिखाई, समय समय पर किया भी। शायद यही कारण है कि हर बड़ा दल का नेता, जो चाहे छोटा नेता हो या फिर चीफ मिनिस्टर बना हो, सबके पास अपने कमिटेड वोट बैंक रहे हैं, और मुख्यतः ये कमिटेड वोट बैंक उसकी अपनी जाति के रहे हैं। अपनी जाति के लोगों को मैसेज देकर या उनको तैनातियां देकर एक तरह के संदेश दिए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब यह यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को रोज सफाई देनी पड़ती है। और अखिलेश यादव हर दूसरे तीसरे दिन इस मुद्दे के तार छेड़ देते हैं, और वो खास तौर पर टारगेट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। जैसे वो हर जिले का 3-4 जिलों का उन्होंने डेटा दिया, जिसमें ये उन्होंने बताया कि अगर किसी शहर में या किसी जनपद में 40 या 44 थाने हैं तो PDA के लोगों को, जिसमें पिछड़ा और दलित, अल्पसंख्यक तो है ही नहीं, A वाला तो ऑटोमेटिकली डिलीट है, जो P और D बचता है इसमें भी कम तैनातियां हैं, और वो जातिवाद उसको गिनाते भी हैं। दरअसल इस जातिवाद का दंश वो स्वयं झेल चुके हैं अखिलेश यादव अपनी सरकार में, जब बीजेपी उन पर यादवों को बहुत आगे बढ़ाने के या उनको महत्वपूर्ण तैनातियों पर रखने के आरोप लगाती रही है। लेकिन यही सिमिलर आरोप मायावती के साथ थे जब वो सत्ता में थी, यही आरोप कल्याण सिंह पे थे जब वो सत्ता में थे, यही आरोप मुलायम सिंह यादव पर थे जब वो सत्ता में थे। तो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों का जनता के बीच क्या संदेश है? महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि यूपी की लड़ाई कोई फैक्ट चेक करने को लेकर नहीं होती है, डेटा पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णय हमेशा परसेप्शन पर होता है। आपके बारे में आम जन धारणा क्या है? सत्ता पर बैठे हुकूमत कर रहे शासक, राजा या मुख्यमंत्री, जो कोई भी बैठे हैं, उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या है, वही मैटर करता है। एक बार पब्लिक परसेप्शन बन गया तो बहनों भाइयों एक अमिट छाप की तरह होता है, जो
हमेशा आपका पीछा करता है और हमेशा ये सवाल करता है। तो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में क्या सच्चाई? जैसे आज काउंटर में अखिलेश यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद योगी सरकार के प्रमुख दलित चेहरा असीम अरुण, फॉर्मर IPS ऑफिसर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप लगाया कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था, दलितों के प्रति अपराध बढ़ गया था, दलितों के प्रमुख स्थलों के नाम बदले गए थे, आदि आदि आरोप वो लगाते हैं। इन आरोपों को वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कैसे जोड़ा जा सकता है? 2024 में पिछड़े और दलितों को जोड़कर, अल्पसंख्यकों को साध कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में करिश्मा किया। अब उन्हें लगता है कि 2024 का जो फायदा है वो हमें अचीव करना है 2027 में। इसके पीछे एक लॉजिक भी है बहनों भाई, और डेटा बेस्ड है। मैं जो भी बात कर रहा हूं वो फैक्ट बेस्ड है और एविडेंस बेस्ड बात है। जैसे आप देखें तो 2017 का चुनाव था, समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन उनके पास 22-23% वोट शेयर बचा। 2019 का चुनाव आया, उनका वोट प्रतिशत तो बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ी, सिर्फ 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट मिली उन्हें, 10 मायावती के हिस्से में गई। 2022 समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, 22 से बढ़कर 36% हो गया, जो उनके अपने जन्मकाल से लेकर सबसे बड़ा था। और अब जब पार्लियामेंट वाला आया तो समाजवादी पार्टी का बढ़कर हो गया 38%, वोट शेयर उनका बढ़ा। ये कौन लोग हैं जो इनको वोट दे रहे हैं? जिस पार्टी के पास 17-22% थे वो 38% पे कैसे पहुंची है? 39 भी, क्योंकि कांग्रेस का भी जोड़ेंगे और उनका अलग करेंगे तो तकरीबन 38 आ रहा है, क्योंकि तब अलायंस में लड़े थे, इस कारण उसे एक कॉमन वोट प्रतिशत था। लेकिन अगर आप आइसोलेट करके देखेंगे तो तकरीबन 38-39% के आसपास वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। कहने का तात्पर्य है कि इनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, तो कौन लोग हैं जो वोट दे रहे हैं? वो कौन सी कम्युनिटीज है जो इनके साथ जुड़ी? वो कम्युनिटी है OBC में कुर्मी, कुशवाहा और शेड्यूल्ड कास्ट में पासी बिरादरी, जो उनके साथ बढ़ी, और वो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की संख्या में भी और उनकी कम्युनिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो अब जब लगा कि 2024 में हमें यह फायदा मिल चुका है तो अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उन्होंने नाम PDA दिया। अब ये तो बीजेपी के शासनकाल में ए का तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो कन्फर्म्ड है दुबे जी। ये मतलब अल्पसंख्यक, ठीक, मुसलमान कह लीजिए सुविधा से, तो जो होना है वो P और D का होना है। तो अगर P और D पे हैमर करेंगे तो अपर कास्ट जिस मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है तो मुसलमान उधर खड़ा हुआ है, तो वो पावर बैलेंस कर रहा है। अब बचा ब्लॉक किसका है? पिछड़े और दलितों का। ये जिसके साथ घूमा सत्ता उसकी। सारी लड़ाई इस बात की है और बीजेपी को समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव उसके साथ क्या पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। अब जवाब कैसे देगी बीजेपी, ये तो आगे पता चलेगा। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। अभी तो 2-4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना। भारतीय जनता पार्टी का जो PDA के प्रति नफरत है, उसको उजागर किया है और अधिकारियों को अलग आगे कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। अखिलेश जी लगातार 2-3 जाति समूह को साध लो और काम बन जाए, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूध में नींबू का काम करो, फाड़ो लोगों को, बांटो लोगों को, और फिर इससे सोच रहे हैं कि शायद इनको कोई राजनीतिक पनीर उसमें से मिलेगी। मेरा अनुरोध है अखिलेश जी, आप ऐसी बांटने वाली राजनीति ना करिए। जो अपने समय का भ्रष्टाचार है, जो आपके सरकार के समय कोई काम नहीं हुआ, भर्तियां नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, उसकी वजह से आपको सिरे से खारिज किया गया, आपको राजनीतिक हाशिए पे जनता ने पहुंचाया। कि आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। योगी जी ने पहले से आगाह किया है, बटोगे तो कटोगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता SN सिंह इस वक्त मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और राजेंद्र गौतम जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही दलित चेतना के बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर पत्रकार हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। दीपक रंजन जी, आजकल सिर्फ बात क्या